खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा करते हैं इसी मौजू पर। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन इस वक्त हमारे साथ, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त चर्चा में है। आनंद साहू लीडर बीजेपी इस वक्त हमारे साथ हैं और निरंजन पोडर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम है आप सभी का। सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। निरंजन पोडर साहब भी इस वक्त हमारे साथ है। हिमाचल की सियासत सर आपसे समझेंगे, ये जो सियासी भूचाल अचानक हिमाचल में देखने को मिल रहा है, लीडरशिप पर सवाल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कयादत में क्या एमएलए को जोड़कर नहीं रख पाए, ये तमाम इल्जामात हैं जो अपोजिशन की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं सूरत हाल हिमाचल की? देखिए ईरम जी, अब मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को इसके अंदर बैठ करके और आमूलचूल रूप से इसके बारे में सोचना और विचार करना पड़ेगा, क्योंकि केवल और केवल दूसरे की तरफ उंगल कर देना या दूसरे को दोषी ठहरा देना वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घर के ताले अगर आप खुले छोड़ेंगे और अगर कोई उसके अंदर सेंधमारी होती है तो इसके अंदर तो जितनी सेंधमारी करने वाले को दोष दिया जाता है, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा ताले खुले छोड़ने वाले लापरवाह आदमी को दोष दिया जाता है कि भाई तुमने ताले क्यों खुले छोड़े। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आज कांग्रेस की स्थिति क्या होगी कि इसको मैं कोड करूंगा, जो कपिल सिब्बल जी ने जब पंजाब के मुतल्लिक एक बात कही थी कि क्या जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे उसके बाद में आप चेतोगे। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के मुतल्लिक, जब सचिन पायलट यहां आकर के बैठ गए थे मानेसर, उस टाइम उन्होंने ये बयान दिया था। तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति, मैं आला कमान की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की स्थिति आज की कहीं ना कहीं वो की वही स्थिति है कि इनके अंदर एक पॉलिसी पैरालिसिस का सिस्टम है। क्योंकि आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आज आपको हालत सूरत हाल जो आपको नजर आ रहा है ईरम जी, ये एकाएक नहीं हो गया, इस चीज को आप मान के चलिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम परसों एक्टिव हुई और कल उन्होंने क्रॉस वोटिंग करवा दी और आज सरकार की अस्थिरता की स्थिति आ गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये असंतुष्टि बहुत महीनों से चल रही होगी और इसकी जो नीचे जो जिसको कहते हैं आग जो है वो बहुत दिनों से जल रही होगी, लेकिन इसके ऊपर अभी तक पानी डालने का प्रयास नहीं किया गया। और अब जब ये मामला जब सर पे आके पड़ गया तो ये अपने पर्यवेक्षक भी भेज रहे हैं। अब केंद्रीय आलाकमान भी जागृत हुआ है, जयराम रमेश जी भी अब एक्टिव हुए हैं तथा। और कांग्रेस के अंदर मेरा यह मानना है कि आज की स्थिति बहुत बुरी है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं ईरम जी, उसका कारण यह है कि कांग्रेस के अंदर आला कमान कौन है ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि जो कांग्रेस के जिनके पास कांग्रेस के अंदर निर्णय करने की शक्ति है उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उनके पास निर्णय करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके पास मेरे हिसाब से इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने मन से किसी भी निर्णय को करने में सक्षम हो कि भाई किसी को मुख्यमंत्री हटाना हो या किसी को मुख्यमंत्री लगाना हो। ये उनकी अभी मेरे हिसाब से इतनी ताकत नहीं है कांग्रेस के अंदर। जिनके पास ये ताकत है, मैं कहां बोल रहा हूं उस चीज को आप समझिए, उनके पास समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईरम जी मेरे हिसाब से कांग्रेस की जो जड़ समस्या है वो ये है। क्योंकि भारतीय राजनीति के अंदर आप देखेंगे तो तमाम जो राजनेता है, और इसके अंदर एक चीज का फर्क और पड़ता है, और वो फर्क क्या पड़ता है कि आप किस संस्कार से आए हुए व्यक्तियों को अपनी पार्टी के अंदर अपना नुमाइंदा बनाते हो, अपना प्रत्याशी बनाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अब 2024 के जो चुनाव जिस तरीके से सर पे पड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको मैं देख रहा हूं, और आप यकीन मानिए मैं देख करके बड़ा हतप्रभ हूं। कांग्रेस उसके सामने कहीं नहीं टिकती। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रत्याशी चयन के अंदर लगी हुई है, ये 3 जगह से परस्पर 3 जगह से सर्वे मंगवाते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे करवाता है जो संगठन के द्वारा, एक इनके जो संगठन महामंत्री हैं वो सर्वे करवाते हैं जो संघ के द्वारा सर्वे होता है, और एक इनके आईटी से सर्वे होता है। और इन तीनों सर्वे का समावेश करके और ये एक प्रत्याशी निकालते हैं, जिसके अंदर ये भी देखते हैं कि प्रत्याशी जिताऊ है कि नहीं है, ये भी देखते हैं कि प्रत्याशी टिकाऊ है कि नहीं है। और यहां पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भाई भतीजावाद और जिसकी जो चरण चाटुकारिता के अंदर जो सर्वोपरि है उसको टिकट मिल जाता है। अब निश्चित रूप से ईरम जी देखिए, जो व्यक्ति अगर कुछ पैसा डेली खर्च करके अगर मान लीजिए अपना चुनाव टिकट लेके आता है, चुनाव जीतता है, तो निश्चित रूप से फिर वो तो अपनी राजनीति को अपना व्यापारी करके और अपना व्यवसाय समझेगा। तो यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टी के अंदर जो कैडर आ रहा है, जो कार्यकर्ता आ रहा है, वो कितना तपा है, कितना तप के आया है, कितना जप के आया है, कितना उसने पार्टी के
लिए पसीना बहा है। तो ये सारी चीजें देख करके कांग्रेस को मेरे हिसाब से इस समय एक उदाहरण देता हूं कि ये जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, एक समय कांग्रेस की स्थिति भी ऐसा हुआ करती थी। लेकिन वो कब थी? जब कांग्रेस का सेवा दल नाम का एक संगठन हुआ करता था, जो जनता के अंदर जनता के साथ कनेक्ट होता था और वहां से भी एक सर्वे रिपोर्ट जाती थी। लेकिन आज कांग्रेस का सेवा दल कहां है? कांग्रेस आज सेवा दल के रूप में नहीं, एक राजनीतिक दल के रूप में केवल नजर आ रही है। और आज इनके जो फैसले हैं कौन करता है, ये अभी तक मेरे हिसाब से किसी कांग्रेसी को भी नहीं पता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज समस्या की जो मूल जड़ है वो ये है कि जिनके पास निर्णय की शक्ति है उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उनके पास निर्णय की शक्ति नहीं। इसी वजह से रह करके चाहे देखेंगे भाई छत्तीसगढ़ के अंदर इनका शीत युद्ध चला, और राजस्थान के अंदर शीत युद्ध चला, और पंजाब तो इन्होंने थाली में परोस के आम आदमी पार्टी को दे ही दिया, और आज जिस तरीके से हिमाचल में अस्थिरता हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इन चीजों को लेकर के इनको सोचने की बहुत गंभीर आवश्यकता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है ये जड़ से निकल करके और एक मजबूत स्तंभ के रूप में बन सकते हैं। ठीक है निरंजन पोर्टर साहब, आपसे समझेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात कल देखने को मिले, जैसे अक्सरियत कांग्रेस के पास थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की जीत होती है, चाहे ड्रॉ के जरिए ही, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए एक सेटबैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीएम सुक्खू की लीडरशिप पर कई तरह के सवाल यहाँ उठने लगे हैं। कैसे समझा जाए अब मुस्तकबिल के हालात? देखिए हिरम जी, आपको पता होगा कि जिस तरीके से हिमाचल के अंदर कांग्रेस के जो वयोवृद्ध और बहुत वरिष्ठ नेता थे वीरभद्र सिंह जी, आज उनकी जो अगली पीढ़ी है, चाहे उसको विक्रमादित्य सिंह जी के नाम पे बात करें, चाहे प्रतिभा सिंह जी के नाम पे बात करें, तो जिस तरीके से अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हुए और चुनाव के अंदर आज भी उनकी धमक, यानी कि वीरभद्र सिंह जी की धमक वहां पे कम नहीं हुई है। यानी कि उनके मरणोपरांत भी लोग उनके साथ जो है भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से चुनाव के बाद में, चुनाव परिणाम के बाद में वहां पे सरकार बनी, और सरकार के अंदर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उस परिवार की अनदेखी गई। और आपने आज देखा होगा जब विक्रमादित्य सिंह जी ने जब पीसी करी थी, यानी कि उसके अंदर वो कह रहे थे कि भाई इनको कांग्रेसियों को यहाँ पे दो गज जमीन नहीं मिली उनकी वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाने के लिए, तो मॉल रोड के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, आज की स्थिति कहीं ना कहीं वही है। और ये स्थिति ऐसा नहीं है कि एकाएक आ जाती है। इस स्थिति के अंदर, इस स्थिति को बनने में समय लगता है। अभी समय से अगर आला कमान सोचे या प्रदेश इकाई इस चीज को सोच करके और शुरू के अंदर अगर इसके अंदर बैठ करके आपस में समन्वय बनाए, सामंजस्य बनाए। लेकिन होता क्या है कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो तिकड़ी है, या यूं कहें जो तिकड़ी है, वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहते हैं, और उनको ये सब समझ में आता है कि भाई यहां से कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमजोरी किसी आवाज महसूस होती है, तो वो कहीं ना कहीं वहां जाकर के एक प्राणवायु उनको प्रदान करते हैं, तो वहां एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और राजनीति के अंदर सह मात का खेल, आपको पता है राजनीति किस चीज का नाम है? राजनीति सह मात का खेल है। कोई राजनीति ऐसा तो है नहीं, कोई भजन कीर्तन या कोई धार्मिक अनुष्ठान है कि भाई वहां जाकर के कोई आदमी, राजनीति का सीधा सा खेल है कि सामने वाले को अपदस्थ करो, अपने आप को वहां पदस्थ करो। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को इन चीजों के बारे में बैठ करके सोचना पड़ेगा। और इनका जो एक, जैसे बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हमारे विधायकों को बीजेपी खरीद रही है, हमारे विधायकों को बीजेपी डरा रही है, ईडी से डरा रही है और अपनी तरफ खिंचवा करके ले जा रही है। तो आपको यह चीज भी समझनी पड़ेगी कि अगर आपके विधायक बिक रहे हैं तो क्या आपके विधायकों ने मंडी लगा रखी है? यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं, जिस समय आप विधायक चयन करते हैं तो उस टाइम आप ये नहीं देखते कि ये जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी है कि नहीं है। निरंजन साहब कुछ कह रहे हैं, उनका भी जवाब ले लेते हैं। जी निरंजन साहब, बात आप अपनी कह सकते हैं। जी धन्यवाद। देखिए इरम जी, अभी जो बोल रहे थे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, मेरे को आश्चर्य है कि कांग्रेस के अंदर डिसीजन मेकर कौन है? क्योंकि आज कांग्रेस अगर ये बात कर रहे हैं कि जो कमजोर है उसको भारतीय जनता पार्टी खींच के ले जाती है, अरे भाई आप केवल और केवल अभी भी समस्या की जड़ में नहीं पहुंच रहे हो। आज कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस वार रूम की मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताइए कि उनके अंदर रीढ़ कहां नजर आ रही है? कि आज आपको एक चीज का पता है
कि सामान्य से त्वरित लाभ के लिए कांग्रेस ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सामने शरणागत हुई। आज आपकी स्थिति क्या है? आज आपकी स्थिति यह है कि कांग्रेस के 130 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, ये लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। क्या आपकी इतनी बुरी स्थिति आ गई? और दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अखिलेश जी ने कहा आप वहां साष्टांग हो गए, यानी कि आपने अपने आप के अंदर धैर्य या अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास बिल्कुल खो दिया। तो जब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में रीढ़ नहीं बची है, यानी कि रीढ़ विहीन नजर आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए ईरम जी कि जो व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटा करके और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जिसने अपनी जमीनी राजनीति अपने सतह से शुरू करके और एक स्थिति पे पहुंचाई, क्या वो इस भंवर के अंदर आपके साथ डूबने के लिए तैयार रहे? तो कम से कम आप भी इन चीजों को सोचिए कि आपका वार रूम कैसे कैसे निर्णय कर रहा है कि आप अगर ममता बनर्जी 2 सीटें देने की बात कर रही है, आपको ललकार रही है, आपको दुत्कार रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं अभी ममता बनर्जी से हमारे रास्ते खुले हुए हैं। थोड़ी सी रीढ़ केंद्रीय नेतृत्व तो दिखाए, तो कम से कम नीचे का कैडर भी ये समझे कि नहीं हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमें भी अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस पर भी जवाब लेंगे तफसील। रंजन पोर्टर साहब, आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अक्सरियत जो है साबित की जाएगी। आपने रीढ़ की बात की थी, अभी हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि आला कमान की जो ये क़यादत है इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सख्त थी। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है तो अपनी जो भूमिका है वो निभाएंगे, लेकिन जैसे जैसे असेंबली इंतखाब के नतीजे सामने आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो जो तेवर था वो नर्म पड़ता हुआ नजर आया। क्या यही वजह है, इसे ही एक वजह माना जाए क्योंकि वो मकबूलियत जो कांग्रेस की है वो नजर नहीं आई उन इंतखाबी नतीजों में, जिसके बाद अब ये बदलाव कांग्रेस की ओर से किया गया? देखिए ईरम जी, अगर हम हिमाचल के चुनाव की हिमाचल सरकार की अस्थिरता की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पे सरकार अभी कहीं अपदस्थ होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अब केंद्रीय आला कमान ने तुरंत फैसला लिया है और वहां पे 2-3 इनके पर्यवेक्षक, चाहे वो डीके श्री कुमार जी गए हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए हैं, वो पर्यवेक्षक भी गए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से इनके जो मुख्य सलाहकार या यूं कहें कि मुख्य रणनीतिकार जो है जयराम रमेश जी ने भी पीसी किए और जिस तरीके से अभी एक्टिव हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा सा अभी जो आंकड़ा है जिसको कहते हैं कि जो नंबर्स ऑफ विधायक हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अभी पार नहीं पाड़ सकती। उसका कारण यह है कि एक तो विधानसभा अध्यक्ष अभी कांग्रेस का है वहां पे, तो अगर मान लीजिए वहां पे जिस तरीके से 6 विधायकों ने अभी क्रॉस वोटिंग करी है विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के 6 विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग करी, अगर मान लीजिए वो कहीं इधर उधर हो भी जाते हैं तो उनकी सदस्यता के ऊपर बात आ जाएगी। और अगर सदस्यता के ऊपर अगर उनकी सदस्यता सस्पेंड कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है या बर्खास्त कर दिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, तो आप ये मान के चलिए 68 विधायकों की विधानसभा जो है वो 62 विधायकों की विधानसभा हो जाएगी। और 62 में से कांग्रेस के पास जो है वो कंफर्ट नंबर रहेंगे, क्योंकि अगर 34 नंबर भी उनके पास होते हैं तो 62 के अंदर 34 नंबर उनके पास मेरे हिसाब से कंफर्ट मेजोरिटी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक और 3 अगर निर्दलीयों को भी जोड़ दें तो वो 28, उनको वहां पे पहुंचने में अभी मेरे हिसाब से इनके बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो 2024 के चुनाव की रणनीति बनाती हुई कांग्रेस को जो जिस तरीके से इन्होंने एक बार हिला के धर दिया या आज ये कहीं उस चीज को डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि देखिए एक आपको यहाँ पे केंद्र के लिए 2024 के चुनाव के लिए आपको रणनीतियां बनानी थी और आपको इनको इन्होंने हिमाचल के अंदर कहीं ना कहीं फंसा के रख दिया। तो आप ये मान के चलिए राजनीतिक रूप से तो अगर इस चीज को माने तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसके अंदर जीती हुई दिख रही है। और वो मेरा मानना 2024 के चुनावों के जीत के मुतल्लिक है कि भाई इन्होंने वहां पे इनको फंसा दिया और अपनी तैयारी में फुल फ्लैश लगे हुए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कांग्रेस अभी सरकार को कोई ज्यादा खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, इसके अंदर एक चीज जरूर है और वो ये है कि कांग्रेस को, मैं दोबारा से बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को इन चीजों के ऊपर बार बार विचार करना चाहिए। मैं आज ही आपके चैनल पे बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुगबुगाट जो है वो कर्नाटक के अंदर भी इनके साथ है।
कर्नाटक के अंदर भी अंदर ही अंदर डीके शिव कुमार जी इस चीज को लेकर के संतुष्ट नहीं है कि जिस तरीके से वो उन्होंने वहां पे डीके शिव कुमार जी को साइड करके, क्योंकि चुनाव के अंदर सबने देखा था कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए और उन्होंने किस तरीके से पसीना बहाया और कांग्रेस को सत्ता में लेके आए, लेकिन पारितोषिक जब देने की बात आई तो वहां पे सिद्धारमैया जी को कांग्रेस ने पारितोषिक पकड़ा दिया, यानी कि मुख्यमंत्री पद पकड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कुछ दिन बाद में आपको शायद ऐसी स्थिति देखने को मिले। तो कांग्रेस को इन चीजों के ऊपर मेरे हिसाब से गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, नहीं तो केवल दूसरों पे आरोप लगाती रहेगी कि बीजेपी ने हमारे विधायक तोड़ दिए, हमारे विधायक डरा दिए, हमारे फलाना हो गया, ये लोटस टेम्पल ऑपरेशन लोटस, और ये जिस तरीके की जो बातें कर रहे हैं केवल इन्हीं बातों में रह जाएंगे, अपना भला नहीं कर पाएंगे। मेरा तो ये मानना है हीरम जी। ठीक है, लेकिन निरंजन साहब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बीजेपी के जो आपस में लीडरान हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से हम देखते हैं कांग्रेस से छिटक्कर या दूसरी सियासी पार्टियों से छिटक्कर जैसे ही उम्मीदवार बीजेपी के अंदर पहुंचता है तो आजकल बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है। क्या बीजेपी के लिए आगे चलकर ये मुस्तकबिल में परेशानी खड़ी नहीं हो सकती? क्योंकि जिस तरह से भरोसा बाहरी लोगों पर जताया जा रहा है, क्या आपस में तलखी की खबरें यहां नहीं सुनाई दे सकती? ने कहा, और आप यकीन मानिए मैं बहुत दिनों से इस विषय के ऊपर बोलना चाह रहा था जो आपने सवाल किया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा इतना परिवर्तित हो गया है कि आज उनको अपने नेताओं के ऊपर, अपने जो उनका संगठन है उनको वो दरकिनार करके एकाएक वो किसी दूसरी पार्टी से लाते हैं, ला करके। और इसके अंदर ये भी साथ में देखना होगा कि उसका कहीं कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चेक नहीं किया जाता है कि भाई ये पहले से कहीं इनके कह रहा था कि उसका बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक किए हुए, और इस चीज को भी नहीं चेक करते हैं कि इसके ऊपर कल हम क्या आरोप लगा रहे थे, और उसको एकाएक पार्टी में लाते और ला करके कार्यकर्ताओं के ऊपर उठा करके उसको कोई ना कोई पद देकर के बैठा दिया जाता है। इसका मैं स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी अब अपने तत्कालिक लाभ के लिए, या इनको कहें कि इनको एक जिस तरीके से कहते हैं राजनीतिक हवस की शिकार जिस तरीके से इस टाइम भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, ये अपना कल नहीं देख रही है। क्योंकि वो जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखे हुए था, विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा उठा करके चल रहा था, उसके लिए पसीना बहा रहा था, उसके दिल पे क्या गुजरे कि ये को आज भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही, और इसका एक तरह का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, और भारतीय जनता पार्टी हीरम जी इसके बावजूद भी नहीं समझ रही कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी की ऐसे ही आयातित नेताओं ने क्या दुर्गति करी थी। क्योंकि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले जिस तरीके से पार्टी छोड़ करके लोग भगे थे, चाहे दारा सिंह चौहान, चाहे आपका ये स्वामी प्रसाद मौर्य, और जिस तरीके से भगदड़ मची थी और भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ गई, उसके बावजूद भी ये इस चीज को नहीं समझ पा रहे। और एक राजनीतिक अब देखना होगा कि हिमाचल में क्या फिर एक मत अमली अपनाई जाती है, क्या हॉर्स ट्रेडिंग का जो इल्जाम लगता हुआ नजर आ रहा है कैसे अक्सरियत साबित करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल